सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। ओके, तो आज अपन एक नई स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स यानी कि सामान्य गणित। अब देखो, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि कक्षा 10वीं में होंगे, कक्षा 11वीं में होंगे, कक्षा 12वीं में होंगे, या जो 12वीं को उत्तीर्ण कर चुके हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि GEE हो गया, जैसे कि नीट हो गया, इस तरीके के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो जिसके अंदर फिजिक्स आती है या फिर कहें तो गणित आता है, उसके अंदर बेसिक मैथमेटिक्स आना बिल्कुल पक्का है। आप इसे उसकी परछाई मान सकते हो, जहाँ जहाँ पर वो चलेंगे ये उसके साथ साथ चलेंगे। और ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ये पूरा का पूरा बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक होता है। अगर आपको ये नहीं पता, ये एक तरीके से जड़ होती है, उनकी नींव होती है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो फिर आपकी जो आगे की मजबूती है, घर आपका मजबूत नहीं बन पाएगा। अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है तो पहले आपको उसको मजबूत करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग करने का सोचा है और बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। कक्षा 10वीं का विद्यार्थी भी अगर इसको समझना चाहता है तो समझ जाएंगे। आज अपना पार्ट 1 होने वाला है, जो होने वाला है त्रिकोणमिति के ऊपर, जिसे ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। किसके ऊपर? त्रिकोणमिति के ऊपर, जिसे ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। और इसका बेसिक देखेंगे। बेसिक मतलब जिस बच्चे को नहीं पता त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुज को देख लेंगे। समकोण त्रिभुज जिसे राइट ट्रायंगल कहते हैं, ये क्या होते हैं इनको देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल क्या होती है ना। बहुत सारे बच्चों को याद करने में दिक्कत आती है, उसको याद करने की ट्रिक भी देख लेंगे। किसी भी चीज़ को रेडियन में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है, रेडियन क्या है ना, और क्वाड्रेंट वगैरह क्या होते हैं, ये चतुर्थांश वगैरह, इन सारी चीज़ों को आज अपन देखने वाले हैं। और जनरली बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा इसमें प्रॉब्लम ही होती है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज हम लाने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले हम अगर किसी भी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले ये देख लें कि उसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, उसका यूजेज क्या है। कि पढ़ना टॉपिक को स्टार्ट कर दिया और हमें ये भी नहीं पता कि उसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। अपने हिमालय पर्वत को देखा ही होगा, नहीं मतलब इमेज वगैरह में तो देखा होगा। अपना कैलाश पर्वत है। अगर मैं हिमालय पर्वत की बात करूं तो इसकी ऊंचाई होती है करीब 8,849 मीटर, है ना। हिमालय की मैं बात करूं, ऊंचाई होती है 8,849 मीटर। ओके, तो इसकी जो ऊंचाई है वो इतनी ही क्यों है, मतलब इतनी ही क्यों है, मतलब वो तो बात नहीं है, लेकिन इसकी ऊंचाई इतनी है, उसको मापा कैसे गया। ओके, कैलाश पर्वत है, इसकी ऊंचाई है 6,636 मीटर। इसकी ऊंचाई 6,636 मीटर है। इसको किस तरीके से मापा गया, ये आज अपने को देखना है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, आप ये नहीं सीख पाओगे कि इसको किस तरीके से मेजरमेंट किया गया, क्योंकि आज अपना जो टॉपिक है वो त्रिकोणमिति है ना। अब इसका उपयोग होता है, देखो अगर हमें किसी भी पर्वत की ऊंचाई को मापना है तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर वीडियो को देखा और सीख गए। उसके अंदर बहुत सारे उपकरण लगते हैं और बहुत सारी तकनीकों का इस्तेमाल होता है, लेकिन उन्हीं तकनीकों में से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि निकल के आती है त्रिकोणमिति, जैसे ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, जैसे आज अपन देखने वाले हैं, है ना। तो इसका बेसिकली कहें तो यूज होता है। इसे पढ़ने से आप ये नहीं सीख जाओगे कि कैसे मैं उसकी ऊंचाई को माप सकता हूँ, हाँ, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से मैं उनकी ऊंचाई को माप सकता हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, मैंने इमेज ऐड की थी। ये अपना मान लीजिए कैलाश पर्वत है, 6,636 मीटर इसकी ऊंचाई है सरफेस से लेकर। तो इसकी जो ऊंचाई है वो इतनी है, इसको किस तरीके से मापा गया, उसके अंदर त्रिकोणमिति का यूज होता है। और जहाँ पर आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पर भी त्रिभुज बना हुआ दिख रहा है। ये क्या है? ये कुतुब मीनार है, दिल्ली में बना हुआ है ना, दिल्ली का कुतुब मीनार है। और इसको लेकर एक फेमस जोक भी है। दो दोस्त थे, एक जो था काफ़ी ज़्यादा समझदार था और एक थोड़ा खच्चर टाइप का था। देखो, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो गधा होता है ना, वो चीटिंग करके भी चीटिंग नहीं कर सकता। मैंने ऐसे बच्चों को खुद देखा है। तो एग्जाम में क्या है, दोनों का पेपर चल रहा था। अब एक आगे बैठा था, समझदार वाला आगे बैठा था, बहुत टैलेंटेड था, और उसके पीछे वो बैठा था जो एक नंबर का गधा था। एग्जाम में प्रश्न आया था कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है। तो जो पेपर दे रहा था उसने लिख दिया कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, क्योंकि वो टैलेंटेड था, उसको इतना पता था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। अब उसके पीछे बैठा था। अब जनरली ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे बता ना यार, बता आगे, इसका उत्तर बता दे, पांचवें प्रश्न का उत्तर क्या है। तो उसने बोल दिया कि देख ले, दिल्ली में कुतुब मीनार है। अब उस गधे ने सुना क्या कि दिल्ली में कुतिया बीमार है, और वो यही एग्जाम में लिख के आ गया। तो समझ रहे हो, गधे बच्चे होते हैं ना, उनको चीटिंग करना भी नहीं आता। तो थोड़ा सा ये जो IQ है इसके ऊपर फोकस करो, इसको थोड़ा सा बढ़ाओ, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों को वाकई में देखा है ना। ये कुतुब मीनार है, ये कोई मंदिर बना हुआ है ना। इस तरीके से NCERT के पेज मैंने निकाले हैं ये, है ना। यहाँ पर लिखा भी है फिगर 8.1, फिगर 8.2, चित्र हिंदी में लिखा होता है चित्र 8.1, चित्र 8.2, तो ये मैंने लिखे हैं। तो अब इनकी ऊंचाई किस तरीके से मापा जाता है, इनकी जो ऊंचाई हाइट कितनी है, इसको किस तरीके से मापा जाता है ना। बहुत सारी टेक्निक का यूज़ किया जाता है। उन टेक्निक में जनरली एक चीज़ का यूज़ होता है जिसे कहते हैं त्रिकोणमिति।
क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अब उसी को अपन पढ़ने वाले हैं और सबसे पहला टॉपिक होने वाला है ट्राइंगल, है ना। सबसे पहले अपने को जो चीज़ समझनी होगी वो होगी ट्राइंगल। क्या ट्राइंगल, ओके। अब मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा, थोड़ा सा फास्ट नहीं पढ़ेंगे अपन, थोड़ा सा स्लो ही पढ़ेंगे जिससे सबकी समझ में आए। ट्राइंगल, ट्राइंगल को क्या कहते हैं अपन हिंदी में, कहा जाता है इसे त्रिभुज। और त्रिभुज होते क्या है ये अपने को समझना है। देखो त्रिभुज के मैं 2 पॉइंट लिखाऊंगा, इन 2 पॉइंट को आपको समझने की कोशिश करना है। त्रिभुज होते क्या है, कलर चेंज करने दो 2 मिनट। हाँ, ट्राइंगल यानी त्रिभुज। त्रिभुज होते क्या हैं, जिनके 3 कोण होते हैं, या कहें तो इनके पास 3 कोण कह दूं मैं, या 3 भुजा कह दूं मैं, या कहूं तो 3 कोने होते हैं, बिल्कुल सीधी सी भाषा में। और ये बिल्कुल पूरी तरीके से पैक्ड होता है। कैसा होता है, बिल्कुल बंद होता है, पैक होता है। मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, पैक होता है, सब जानते हैं इतना तो। क्या होता है, बिल्कुल पैक होता है ये, इस तरीके से, है ना। तो ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको याद रखना कि एक तो बिल्कुल पैक होता है और इसके 3 कोने होते हैं। और ये जैसी भी आपको जैसे ऐसी आकृति अगर आपको दिख जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं त्रिभुज। क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिभुज। जिसके आपको 3 कोने दिख जाए और बिल्कुल पूरी तरीके से पैक हो। जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये मैंने एक आकृति को यहाँ पर ड्रॉ किया, मैं ऐसी 2 आकृति और ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। एक ये हो गई और एक ये हो गई, और एक और ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पर, है ना। जिनको आता है वो स्किप भी कर सकते हैं, बाकी जिनको नहीं आता वो देख लें। देखो इस भुजा को क्या मैं त्रिभुज कह सकता हूँ, ये जो आकृति यहाँ पर बनी है क्या इसको मैं त्रिभुज कह सकता हूँ। देखो यहाँ पर देखा जाए तो ये इसका पहला कोना हो गया, ये इसका दूसरा कोना हो गया, ये इसका तीसरा कोना हो गया, ये इसका 4 कोने हो गए। तो मैंने कहा था उसके 3 कोने होते हैं, ना 3 से ज़्यादा ना 3 से कम। अब इसके 4 कोने हो गए तो ये चतुर्भुज होता है, 4 कोने वाला। 3 कोने वाला त्रिभुज होता है, तो इसके 4 कोने हैं तो ये चतुर्भुज होगा, सीधी सी बात है। इसमें तो कोई कोना ही नहीं बना, तो ये तो ट्राइंगल होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी त्रिभुज नहीं हुआ, ये भी त्रिभुज नहीं हुआ। लेकिन इसको देखा जाए तो इसके 3 कोने हैं, इसके ये 3 कोने हैं। तो क्या 3 कोने होने से ये त्रिभुज हो जाएगा? नहीं। दूसरी चीज़ और चेक करो, क्या ये बिल्कुल पूरी तरीके से पैक है? हाँ, ये बिल्कुल पूरी तरीके से पैक है, तो अपन कह सकते हैं कि ये त्रिभुज है। अच्छा, इस वाले डायग्राम को देखो, पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, तो 3 कोने इसके हो गए। या कहूँ तो मैं देखो 3 भुजा भी कह सकता हूँ, पहली भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये, चौथी भुजा ये। तो 4 भुजा मतलब त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, पहली भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये, पहली भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये। तो इन दोनों आकृतियों में अगर अपन देखें तो 3 भुजाएं हैं, तो ये क्या होगा, ट्राइंगल होगा, यानी त्रिभुज होगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से बनाता हूँ ये डायग्राम, ओके। अब यहाँ पर देखोगे तो पहला कोना, दूसरा कोना और तीसरा कोना, इस तरीके से यहाँ पर 3 कोने हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये ट्राइंगल है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल यहाँ से खाली डला है, बिल्कुल खाली डला हुआ है। तो ये क्या त्रिभुज हो गया? बिल्कुल नहीं। त्रिभुज कैसा होता है? त्रिभुज बिल्कुल पूरी तरीके से पैक होता है। कैसा होता है त्रिभुज? बिल्कुल पूरी तरीके से पैक होता है। और ये वैसे भी त्रिभुज नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास 3 कोने भले ही हों लेकिन भुजा केवल 2 ही हैं, है ना। और बिल्कुल पैक भी नहीं है। तो त्रिभुज इस तरीके के होते हैं जो बिल्कुल पैक भी हों, त्रिभुज भी हों। अब यहाँ पर आप इस आकृति को देख पा रहे होंगे, ये जो आकृति है ये कहलाती है अपनी समकोण त्रिभुज। इसी को मेनली अपने को पढ़ना होता है ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, समकोण त्रिभुज। क्या? समकोण त्रिभुज। अब इसी को मेनली अपने को पढ़ना होता है इसके अंदर। अब समकोण त्रिभुज पढ़ने से पहले आपको एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए एंगल के बारे में। मैंने पहले ही बताया था, मैं बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा, जिनको नहीं पता, ठीक है। तो हम एंगल, वैसे जनरली बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता होता है, लेकिन मैं फिर भी यही बोलूंगा कि जिन बच्चों को नहीं पता उनका क्या, तो शुरू से ही स्टार्ट करेंगे। दूसरी पॉइंट निकल के आता है एंगल। एंगल का मतलब क्या होता है? कोण। एंगल मतलब कोण। अब ये कोण होता क्या है? देखो, जैसे लंबाई है, इसको आप मापते हो मीटर के अंदर। अब पानी की मात्रा है किसी चीज़ के अंदर तो उसको मापते हो लीटर के अंदर, है ना। तो हर चीज़ की अपनी एक यूनिट होती है। वैसे ही मेरे पास मान लीजिए ये एक पेन है, ये एक पेन है और ये मेरे पास दूसरी पेन है। अगर मैं इनकी दिशा को देखूं तो ये किधर है? अगर इधर पश्चिम दिशा है, देख लो इधर जिधर मैं पेन कर रहा हूँ, इधर उंगली है मेरी, इधर पश्चिम दिशा है। तो इसकी अब इसकी मैं कैप को निकाल देता हूँ यहाँ पर। अब इस पेन का जो मुंह है वो किधर है? पश्चिम दिशा के अंदर है कि नहीं? पश्चिम दिशा के अंदर है। मैं एक और पेन को लेता हूँ जो कुछ इस तरीके से है। क्या इसका भी मुंह पश्चिम दिशा के अंदर ही है? हाँ बोलोगे, इसका भी मुंह पश्चिम दिशा के अंदर है और इसका भी मुंह पश्चिम दिशा के अंदर है, लेकिन दोनों के अंदर एक डिफरेंस है ना। ये थोड़ा सा इससे उठा हुआ है, थोड़ा सा उठा हुआ है। तो इस उठे हुए को मापना ही, ये उठे हुए भाग को मापना ही अपना क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। जैसे लंबाई को मापते हैं तो उसको लंबाई कहते हैं, है ना। किसी चीज़ की मात्रा को मापते हैं तो उसका भार कहते हैं कि कितना वजन है इसके अंदर।
ठीक इसी तरीके से ये कितना उठा हुआ है इसको मापते हैं, इसको कोण कहते हैं, इसको एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोण कहा जाता है, इसको एंगल कहा जाता है। अब हर चीज़ की अपनी एक यूनिट होती है, तो इसको मापते हैं तो इसकी भी यूनिट होती होगी, तो इसकी यूनिट होती है डिग्री। क्या होती है? डिग्री। और इसको इस तरीके से दर्शा देते हैं डॉट लगा के, बहुत मस्त चीज़ है। और इसकी एक और भी रहती है रेडियन। रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो पाई बटा 180 कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, है ना, जो भी आपका थीटा है उसके अंदर, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी समझ में नहीं आया होगा, चिंता की कोई बात नहीं है, हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझेंगे। ये पहली चीज़ और ये दूसरी चीज़, ठीक है, रेडियन। अब देखो यूनिट क्या होती है? यूनिट का मतलब होता है इकाई। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको किसी की चीज़ की दूरी को मापना है तो आप उसको मीटर में माप सकते हो, किलोमीटर में माप सकते हो। तो आप पीछे क्या लगाते हो कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है, 5 मीटर, 2 मीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो उसके अंदर आप या तो किलोमीटर लगाओगे पीछे इस तरीके से, या फिर मीटर लगाओगे इसके पीछे, यानी आप किसको माप रहे हो? दूरी को माप रहे हो। अगर आपको किसी भी चीज़ का वजन मापना है तो आप किलोग्राम लगाओगे, ग्राम लगाओगे। पानी की मात्रा को आपको लगाना है तो आप क्या लगाओगे? लीटर, है ना, मिलीलीटर, है ना, कम पानी होगा, मिलीलीटर ज़्यादा होगा, लीटर। तो इस तरीके से पानी को मापोगे। तो इनकी क्या होती है, किसी भी चीज़ का मापन करना होता है तो उसकी इकाई होती है, यूनिट होती है, जिसका इस्तेमाल अपन पीछे करते हैं। तो वैसे ही अपने को कोई चीज़ कितनी उठी हुई है इसको मापना है, उसे कोण कहते हैं। और इसका मापन किसके अंदर करते हैं? डिग्री के अंदर। अब जैसे मैं देखूँ, इसकी दिशा बिल्कुल इस तरफ है, किस तरह? पूर्व की दिशा में। और यहाँ पर देखा जाए तो इसकी दिशा बिल्कुल ऊपर है, ऊपर की तरफ है, बिल्कुल ऊपर की तरफ। ये पूर्व दिशा में है और ये ऊपर की तरफ है। तो ये जब भी पूर्व दिशा में होगी और ये जब ऊपर की ओर होगी बिल्कुल, तो इनके बीच में जो कोण बनता है, एंगल बनता है, वो 90 का होता है। कितना होता है? 90 का होता है। अब 90 किलोमीटर लगाएंगे, मीटर लगाएंगे, क्या लगाएंगे? मैंने आपको क्या बताया, जब आप कोण को माप रहे होते हो तो उसकी जो इकाई होती है, डिग्री हो, मापन की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो क्या होती है? डिग्री होती है। तो इसके ऊपर अपन डिग्री लगाते हैं। कैसे? ये ऐसे, इसको जीरो में समझ लेना, ये जीरो से छोटी होती है, इसको डिग्री कहते हैं। तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अगर मैं इसको पूर्व दिशा में कर दूं बिल्कुल इस तरीके से, और इसको मैं बिल्कुल इधर कर दूं पश्चिम दिशा में, है ना, तो दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में, एक पूर्व दिशा में, एक पश्चिम दिशा में। अब इनके बीच का जो कोण बन रहा होता है वो होता है 180 डिग्री। क्यों बन रहा है अभी देख लेंगे अपन, है ना। ये बिल्कुल बेसिक है, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता ये उनके लिए है ना। जिनको थोड़ा बहुत आता है वो चाहे तो कल से क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं, वरना इसके इस पार्ट को स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये अपना क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। अब देखो ये इस तरीके से है, इस दिशा में, पश्चिम दिशा में, और ये बिल्कुल नीचे की तरफ है। अब भी इनके बीच में कुछ कोण बन रहा होगा। देखो अब कोण एक तरफ से ही नहीं बनता, कोण दो तरफ से ही बनता है। कैसे? कि ये यहाँ से कितना उठा हुआ है, तो आप देखोगे ये बिल्कुल इस दिशा में है और ये बिल्कुल अलग दिशा में है, तो इनके बीच का कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री। कैसे? देखो अभी मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले ही, जब इसकी दिशा पश्चिम में थी और ये बिल्कुल ऊपर की ओर उठा हुआ था, तो इनके बीच में कोण कितना बन रहा था? यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा था कि नहीं? तो अब क्या हुआ? अब ये उल्टा हो गया, लेकिन जैसा ऊपर उठा हुआ था वैसा ही नीचे उठा हुआ है, तो अब भी कोण कितना बनेगा? अब भी कोण 90 डिग्री बनेगा, है ना। अब इसको मैं आपको आरेख के रूप में दर्शाऊंगा तो बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। देखो कुछ इस तरीके से। अब देखो इसकी दिशा बिल्कुल इस दिशा में है और ये बिल्कुल ऊपर की तरफ है, तो अगर आप देखोगे तो दोनों की दिशा बिल्कुल अपोजिट है ना। ये इधर है और ये ऊपर की तरफ है, तो उनकी दिशा समान नहीं है, अपोजिट भी नहीं है लेकिन समान भी नहीं है ना। ये जस्ट इसके ऊपर बिल्कुल लंबवत रखा हुआ है, तो इस समय जो कोण बन रहा होता है इसे अपन कहते हैं 90 डिग्री का कोण। कितना कहते हैं? 90 डिग्री का कोण। अब इसकी दिशा मैंने इधर कर दी, अब ये ऊपर की तरफ है, तो अब कितना कोण बन रहा होगा? कोण का मतलब क्या होता है? कोण का मतलब होता है उठा हुआ भाग। तो जितना ये अब आपस में उठे हुए थे उतना ही ये उठे हुए हैं, तो यहाँ पर भी तो 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, है ना। अब देखो यहाँ पर ये रहा अपना एक चतुर्भुज, क्या रहा? एक चतुर्भुज, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इधर की तरफ है ये, और यहाँ पर ये भुजा नीचे की तरफ है, तो अब ये दोनों भी तो इसके बिल्कुल लंबवत हैं, तो यहाँ पर कितना कोण बन रहा होगा? 90 डिग्री का। सेम कोण यहाँ पर बन रहा होगा 90 डिग्री का। ऐसा ही एंगल यहाँ पर बन रहा होगा 90 डिग्री का, और बिल्कुल ऐसा का ऐसा एंगल यहाँ पर बन रहा होगा 90 डिग्री का। क्योंकि अगर एक की दिशा इधर है तो दूसरा उसके बिल्कुल लंबवत है। कैसा है? बिल्कुल लंबवत है, यानी बिल्कुल उसके ऊपर खड़ा रखा है। जो चीज़ उसके ऊपर बिल्कुल खड़ी की खड़ी रखी रहती है ना, उसे अपन कहते हैं 90 डिग्री के एंगल पर है। लेकिन अगर वो उसी के विपरीत हो जाए, बिल्कुल विपरीत हो जाए, कहने का मतलब एक की दिशा इधर है और दूसरे की दिशा बिल्कुल उसके अपोजिट हो जाए इधर, है ना, तो अब कितना कोण हो जाता है?
अब ये जो कोण हो जाता है ये हो जाता है 180 डिग्री का। अब पूछो कि 180 डिग्री का कैसे हो गया, है ना। थोड़ा सा लॉजिक देते हैं। देखो ये इधर कर दिया मैंने, ये इधर कर दिया मैंने, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर एक और खड़ा कर दिया, ठीक है। तो देखो ये वाली जो भुजा है या ये वाली जो रेखा है, इसके ऊपर ये वाली रेखा बिल्कुल इस तरीके से लंबवत रखी हुई है ना, बिल्कुल खड़ी रखी हुई है। तो जब खड़ी रखी हुई होती है तो यहाँ पर कितना कोण बन रहा होता है, 90 डिग्री का, राइट। अब सेम चीज इस भुजा के साथ है, ये भुजा और ये भुजा ये भी आपस में खड़ी रखी है, तो यहाँ पर भी कोण कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री का। तो अगर मैं ये टोटल एंगल देखना चाहूँ तो कितना हुआ, 90 डिग्री इधर बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और 90 डिग्री ही इधर बन रहा है राइट हैंड साइड के अंदर। तो 90 और 90 कितना हो गया, 180 डिग्री, है ना। हो सकता है लेफ्ट राइट ये आपको कंफ्यूज करें, क्योंकि मैं कैमरे में रहता हूँ तो कैमरे में उल्टा सीधा हो जाता है, जैसे एम्बुलेंस पे लिखा होता है ना उल्टा एम्बुलेंस, है ना, ठीक उसी तरीके से दर्पण वाला सिस्टम चलता है यहाँ पर कैमरे के अंदर। तो एम्बुलेंस पर जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है, पता है क्यों, क्योंकि अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर पीछे से एम्बुलेंस गाड़ी आ रही है और सामने कोई गाड़ी जा रही है, तो सामने अगर गाड़ी में कोई देखेगा कि उस पर एम्बुलेंस लिखा है तो गाड़ी के अंदर वो उसको सीधा लिखा हुआ दिखता है, इससे वो समझ जाता है कि एम्बुलेंस आ रही है और वो उसको रास्ता दे देता है। क्योंकि जो कांच होते हैं, दर्पण होते हैं गाड़ी वगैरह के, उनमें हमें उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसको मैंने फिजिक्स के अंदर पढ़ाया था, किरण प्रकाश की के अंदर, जिसने भी 12th पढ़ी होगी उसको पता होगा, है ना। तो यहाँ पर कितना कोण बन गया, 90 और 90 180 डिग्री। अब मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, ये इधर है और ये बिल्कुल इसके क्या है, लंबवत है, इसके ऊपर खड़ा रखा है ना, चाहे नीचे की तरफ हो चाहे ऊपर की तरफ, बिल्कुल खड़ा है। तो देखो यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, आप सभी जानते हो 90 डिग्री, है ना। अगर मैं कहूँ यहाँ पर भी तो कोण बन रहा है ना, ये बिल्कुल इससे इतना झुका हुआ है, तो ये कोण कितना है, क्या मेरे को आप बता सकते हो। देखो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, जिन्होंने बता दिया काफ़ी अच्छी बात है, जो नहीं बता पाए वो देखें। एक रेखा मैंने इधर खींच दी, एक रेखा मैंने इधर खींच दी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री का, क्योंकि ये बिल्कुल इसके ऊपर कैसा लंबवत है। और यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री का, ये बिल्कुल इसका कैसा है, बिल्कुल लंबवत है। और यहाँ से यहाँ तक का कोण भी कितना हो गया, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का ये, 90 डिग्री का ये, 90 डिग्री का ये, तो 9 9 18, 18 और 9 27, है ना। तो टोटल कितना हो गया, 270 डिग्री का। पीछे जीरो लगाइए, 90 और 90 180, 180 90 270 डिग्री का कोण बन गया, है ना। तो जब ये एक इस दिशा में हो और एक बिल्कुल लंबवत हो तो कितना होता है ये कोण, ये होता है 270 डिग्री का, 270 डिग्री का। ऐसे ही देख सकते हो 180 डिग्री का तो कोण ये है। अब इसको मैं बिल्कुल ही नीचे कर दूं तो 90 डिग्री का कोण ये और हो जाएगा। 180 और 90 कितने होते हैं, 270 डिग्री। तो ये क्या होते हैं, कोण होते हैं। क्या होते हैं, ये कोण होते हैं, एंगल होते हैं। इनको मापा जाता है कि कोई चीज़ कितनी उठी हुई है ना। जब भी हमें दिशा बतानी होती है कंपास वगैरह के अंदर तो उससे लिखा होता है कि अब कोई किसी का घर है, वो एग्जैक्ट पूर्व दिशा में तो होगा नहीं, कंपास से हम किसी भी चीज़ की दिशा देख सकते हैं कि पूर्व की तरह, पश्चिम की तरह, उत्तर की तरह, दक्षिण की तरह, इस तरीके से होता है। उसमें इस तरीके से एक कांटा लगा होता है, जैसे घड़ी में रहता है ना, उस तरीके से। तो अब हमें पूर्व देखना है तो बता देगा पूर्व इधर है, लेकिन हमारा घर जरूरी थोड़ी है कि पूर्व दिशा में हो। हमारा घर पूर्व दिशा में नहीं है, पूर्व और पश्चिम के बीच में आता है। तो कंपास में लिखा रहता है ये पूर्व से इतना डिग्री दूर है, इतना डिग्री दूर है, इतना डिग्री दूर है। तो हम ये देख के चलते हैं कि हमारा जो घर है वो पूर्व से 20 डिग्री और पश्चिम से 50 डिग्री दूर है। मान के चलो, कुछ भी बोल दिया मैंने, 50 पश्चिम से 50 डिग्री दूर है। तो इस तरीके से अपन देख लेते हैं। इस तरीके से देखो मैं यहाँ पर उसका आकार बनाता हूँ, थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करना जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाओ। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब मैं आपको दिशा बता देता हूँ। ये मान लीजिए पूर्व दिशा है, इसको याद रख लेना। पूर्व पश्चिम कैसे होते हैं, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण। जब भी हम कागज के ऊपर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा ड्रॉ कर रहे होते हैं तो वो इसी तरीके से ड्रॉ की जाती है। अब हमारा घर यहाँ पर है, तो अब पूर्व भी नहीं है और दक्षिण में भी नहीं है, तो अपन कहेंगे कहाँ पर है ये, तो अपन कहेंगे पूर्व से, यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक का जो कोण है कंपास में लिखा हुआ है 30 डिग्री, है ना। तो अपन क्या कहेंगे, ये पूर्व से 30 डिग्री दूर है दक्षिण की ओर, पूर्व से 30 डिग्री दूर है दक्षिण की ओर। तो अपन इस तरीके से बना देते हैं। तो कोण का यूज बहुत सारी जगह पर होता है ना। यहाँ पर अपन ऐसा भी कह सकते हैं, अगर ये 30 डिग्री है तो ये पूरा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये बचा कुचा कितना होगा, बचा कुचा कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि 60 और 30 90। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि दक्षिण से 60 डिग्री दूर पूर्व की ओर, तो दक्षिण से 60 डिग्री दूर पूर्व की ओर यहाँ पर अपना घर है। तो कंपास में देख के भी अपन इस बात का पता लगा सकते हैं हमारा घर कहाँ पर है।
है ना। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं कि हमें दिशा वगैरह देखनी हो या बहुत सारे कामों के अंदर, और त्रिकोणमिति के अंदर बहुत ज़्यादा हमारे हेल्पफुल होती हैं ये। तो आई होप कि आप एंगल समझ गए होंगे कोण क्या होता है। फिर इसको डिग्री में ही नहीं मापा जाता, इसको रेडियन में भी मापा जाता है। अब रेडियन में मापने के लिए क्या करना है, रेडियन में मापने के लिए कुछ नहीं करना, आपको पाई बटा 180 का गुणा कर देना है। जैसे यहाँ पर है 90 डिग्री, 90 डिग्री है, इसमें अगर इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, पाई बटा 180 इसका गुणा कर दिया। तो 90 से 180 में भाग दोगे तो कितनी बार में गया, पाई बटा 9 दूनी 18, तो 20 बार में, सॉरी 2 बार में, 2 बार में। तो 90 को आप कितना लिख सकते हो, 90 डिग्री को आप पाई बटा 2 भी लिख सकते हो, है ना। इतना तो आपको आता होगा, जोड़ गुणा घटा ये सब तो आपको आता होगा। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना है तो इतना तो आपको आना ही चाहिए, है ना। फिर तो आप 10वीं तक तो आ ही गए होंगे, है ना। तो 180 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर रेडियन में लिखना हो तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। 180 में आप पाई बटा 180 का गुणा कर दो, तो 180 से 180 गया तो ये कितना आ गया, ये आ गया पाई, कितना आ गया, पाई आ गया। ओके, अब यहाँ पर मैं एक ड्रॉ करने वाला हूँ चतुर्थांश, देख लो चतुर्थांश क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर मिरर का ऑप्शन है ना, तो ये हो गया अपना, थोड़ा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए इस तरीके से, और इसकी एक कॉपी तैयार की और इसको बिल्कुल ऐसे रोटेट कर दिया, हाँ ऐसे ही, और आकार छोटा करना पड़ेगा यार इसका, चलो कोई नहीं, जैसा बन गया वैसा ठीक है। देखो, तो यहाँ पर कोण अपना 0 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर कोण कितना हो जाएगा, ये कोण कितना होता है 90 डिग्री का, है ना, कितना होता है 90 डिग्री का। इस 90 डिग्री को अगर मेरे को रेडियन में लिखना हो तो क्या करूँगा, 90 का मैं पाई बटा 180 में गुणा कर दूंगा। तो 90 का 180 में भाग दोगे तो कितनी बार में गया, 2 बार में, तो ये पाई बटा 2, तो इसको 90 डिग्री भी लिख सकता हूँ मैं और पाई बटा 2 भी लिख सकता हूँ, है ना। और ये और कितना हो गया 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना हो गया 180 डिग्री, तो ये कितना है 180 डिग्री का, ये कितना था 90 डिग्री ऊपर था, ये 90 डिग्री और हो गया, यहाँ से 0 से ये 90 और 90 से 90 और, तो 180 डिग्री, है ना। यहाँ तक तो मैंने अभी आपको बता दिया था, तो ये 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री को रेडियन में लिखना है, वही काम जो हमने पहले किया था, पाई बटा 180 में इसका गुणा कर दो, तो 180 से 180 खटाक बचा क्या अपने पास, पाई यहाँ पर, तो इसको मैं रेडियन में पाई भी लिख सकता हूँ। इसके अलावा 90 0 से ये 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री और, तो 90 और 90 कितना हो गया 180 डिग्री, और ये कितना है, ये 90 डिग्री और है अपना, ये 90 डिग्री और है, यहाँ से यहाँ तक ये और ये आपस में 90 डिग्री है, ये और ये आपस में 90 डिग्री है, ये और ये आपस में 90 डिग्री है, तो 90 और 90 180, 180 और 90 270, तो ये कितना है 270 डिग्री ऊपर है, कितना है 270 डिग्री ऊपर है। इस तरीके से कितना हो गया 270 डिग्री ऊपर हो गया। 270 डिग्री को अगर मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करूँगा, 270 का गुणा कर दो अपन पाई बाय 180 के अंदर। अब बड़ी दिक्कत आ गई, बहुत हार्ड मैथ आ गया यहाँ पर, बिल्कुल सरल है यार। देखो क्या करो, 9 से भाग दे दो, इसमें 90 से भाग दे दो, तो 90 से 18 में भाग दोगे तो कितनी बार में जाएगा, 90 दूनी 180, है ना। और 90 का 270 में भी भाग दे दो तो कितना आएगा 3, है ना। बोलोगे 90 का भाग देना नहीं आता, सिंपल है, 9 का भाग दो 9 दूनी 18, 9 का भाग दो 9 3 27, 0 से 0 कट गया, है ना। अब इतना तो आपको आता होगा यार, मैं इतना मान के चल रहा हूँ, जोड़ घटाओ तो आपको सीख गए होंगे, आप 10वीं को पास कर चुके होंगे। तो यहाँ पर कितना आया, ऊपर आया 3 पाई और नीचे कितना आया 2 आया, ऊपर कितना आया 3 पाई और नीचे कितना आया 2 आया। ओके, अब और आगे बढ़ते हैं, तो ये 90 डिग्री और आगे चला गया, तो 90 और 90 180, 180 90 कितना हो गया 270, 270 और ये कितना हो गया 90 360, जोड़ के देख लेना 360। ओके, अब 360 को फिर से कन्वर्ट करना हो गया किसके अंदर, रेडियन के अंदर, तो कैसे कन्वर्ट करूँ, 360 गुणित पाई बटा 180 कर दो, तो करोगे कितना 9 चौके 36 और 9 दूनी 18, 2 से 4 में भाग दोगे तो 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 2 पाई। तो इसको अगर मैं इसको रेडियन में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 2 पाई, है ना। और डिग्री में लिखना चाहूँ तो 360 डिग्री। अरे यार यहाँ पर तो 0 डिग्री था ना, हाँ तो 0 डिग्री और 2 पाई और 360 डिग्री में क्या अंतर है, बहुत छोटा सा अंतर है। जैसे कि अगर मैं कहूँ इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, तो इन दोनों के बीच में कोण कहाँ बन रहा है, कोण यहाँ पर 2 जगह से बन रहा है। पहला कोण तो ये रहा, ये 90 डिग्री का हो गया, और दूसरा कोण कहाँ पर बन रहा है, ये बिल्कुल इस तरीके से बन रहा है, और ये कितना होता है ये बता दिया मैंने आपको 270 डिग्री का होता है। ओके, ठीक वैसे ही
ये हमारी पास एक रेखा है ना, और दूसरी भी रेखा इसी दिशा में है, तो दोनों जब समान दिशा में है, जैसे इसकी भी दिशा पश्चिम में है, इसकी भी दिशा पश्चिम में है बिल्कुल, तो इनके बीच में कोण कितना बना, बोलोगे कोण बना ही नहीं, 0 डिग्री। लेकिन अगर मैं बिल्कुल इसको इस तरीके से मापूं ऐसे पीछे से, तो ये पूरा कोण कितना हो गया, 360 डिग्री। लेकिन एक मिनट, ये तो गोल घेरा बन गया ना 360 डिग्री, ये तो गोल घेरा बन गया। हाँ, तो जो वृत्त होता है, जो अभी मैंने आपको सर्कल बताया था, त्रिभुज बताए थे, है ना, ये बताया था ना, ये त्रिभुज नहीं है, इसे वृत्त कहते हैं, जैसे उसे चतुर्भुज कहते हैं ना, इसे वृत्त कहते हैं। तो वृत्त का कोण कितना होता है, वृत्त का कोण होता है 2 पाई। कितना होता है, 2 पाई। रेडियन में डिग्री में लिखोगे तो 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। याद रखना, इतना तो आपको आता होगा, है ना। ये मैं बिल्कुल बेसिक से इसीलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है 90% बच्चों को ये सब पता होता है, बाकी 10% बच्चों को ये नहीं पता होता है ना, और वो आगे निकल आते हैं। क्योंकि आप भारत के एजुकेशन सिस्टम की हालत क्या है ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ अच्छे तरीके से। सरकारी स्कूलों में क्या हो रखा है, कितने ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे, ये तुम भी और मैं हालत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अपन ने देखो ट्राइंगल हो, आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा, अगर कहीं पर नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। अब बात आती है राइट ट्राइंगल की। किसकी, राइट ट्राइंगल, जिसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो त्रिभुज समझ लिया, अब समकोण त्रिभुज समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना, समकोण त्रिभुज। और यहीं पर आती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, जिसे पाइथागोरस चर्चा देखे गए थे। इसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ओके, अब ये देखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज होता कौन सा त्रिभुज है, जो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाए। सीधी सी बात है, हर वो त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं 90 डिग्री का कोण बना रही हूँ वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या, जिसकी 2 भुजाएं 90 डिग्री का कोण बना रही हो। अब मैंने इसको देख लिया, इसको क्या मैं इसे समकोण त्रिभुज कह सकता हूँ, कतई नहीं कह सकता। क्यों, आप सभी जानते हो कि ये 90 डिग्री का कोण नहीं है, ये भी 90 डिग्री का कोण नहीं है, और ये भी 90 डिग्री का कोण नहीं है। क्यों, 90 डिग्री का कोण कब होता है, जब बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर खड़े रखे होते हैं, दोनों एक दूसरे के परस्पर कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। तो इसको तो मैं समकोण त्रिभुज नहीं कह सकता। तो समकोण त्रिभुज कौन सा हो गया अपना, समकोण त्रिभुज ये हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल इस तरीके से लंबा है, और देखो 3 भुजा भी हैं इसकी, 3 कोने भी हैं, और बिल्कुल पूरी तरीके से पैक भी है। तो क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी देखो, एक कोण यहाँ पर बन रहा होगा, एक कोण यहाँ पर बन रहा होगा, और एक कोण यहाँ पर बन रहा होगा। अगर तीनों का मैं टोटल निकालूं तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो याद रखना, त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ, सबको पता होता है वैसे, तो जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं वो देख लें। तो ये क्या होता है, 90 डिग्री हो गया। तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये जितना भी हो इसका टोटल 90 डिग्री ही होगा। मान लीजिए ये θ1 है और ये θ2 है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, θ1 को और θ2 को, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए अपना 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का तो कोण ये है। अब 90 डिग्री में मैं कितना और जोड़ूं कि 180 डिग्री हो जाए, तो आपको पता चलेगा कि 90 डिग्री में अगर आप 90 डिग्री जोड़ोगे तो 180 होगा। तो इन दोनों का कोण 190 डिग्री होना चाहिए। अगर इन दोनों का कोण 90 डिग्री नहीं हुआ, मान लीजिए इन दोनों का टोटल हुआ 50 डिग्री, मान के चलो 50 डिग्री हुआ, तो 90 और 50 कितने हो गए, फिर 90 और 50 कितने हो गए, 140 डिग्री। लेकिन 140 डिग्री तो भैया मेरे कोण होता ही नहीं है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये नहीं हुआ तो वो त्रिभुज नहीं है ना। जैसे कहते हैं ना, मैं कहता था कि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, नहीं तो पेपर ही नहीं आएगा, काम खत्म। तो ठीक वैसे ही त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अगर नहीं है तो वो त्रिभुज ही नहीं है। तो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इन दोनों का टोटल 90 डिग्री ही होना चाहिए। अगर 90 डिग्री नहीं हुआ, मान लीजिए अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा और 40 डिग्री निकल के आ गया, तो 90 और 40 को जोड़ूंगा तो फिर कितना निकल के आएगा मेरे पास, कितना निकल के आएगा, 90 और 40 130 डिग्री। लेकिन 130 डिग्री और 90 डिग्री, मतलब 130 डिग्री 180 डिग्री में बहुत फासला होता है। तो ये कोण इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों, क्योंकि त्रिभुज 1, ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों का टोटल योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और 180 डिग्री तभी होगा जब ये दोनों कितने के बराबर होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। इन दोनों का योग कितने के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। आगे बढ़े तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, जिसकी 2 भुजाएं 90 डिग्री का कोण बना रही होती है। सारी चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे। अब यहाँ पर हमें समझना होता है, देखो हम एक एंगल लेके चलते हैं, 2 एंगल नहीं, एक एंगल। इसको मैं हटा देता हूँ, तो हम यहाँ पर एक कोण लेके चल रहे हैं। जब हम यहाँ पर एक कोण लेके चल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो कोण होता है इसके सामने वाली भुजा को कुछ नाम देते हैं। तो इसको अपन ने नाम दे दिया, ये वाली जो भुजा है इसको नाम दे दिया लंब।
लंब। तो लंब कौन सी होती है? जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है। यहाँ पर कोण बन रहा है थीटा, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। अब देखो ये कोण है, समकोण है, इसे समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण। और ये कितना होता है? 90 डिग्री के। कितना होता है? 90 डिग्री के बराबर। तो जब ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली जो भुजा है ये, इसके सामने वाली भुजा है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। और जो बची कुची भुजा होती है इसे अपन आधार कहते हैं। तो ये नीचे बची कुची भुजा है ये कहलाती है आधार। शेष भुजा अपनी आधार कहलाती है ना? क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। लंब का अर्थ क्या होता है? लंबाई। कर्ण का आधार अर्थ होता है कर्ण, मतलब उसका एक स्पेशल नाम है। आधार का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ के सहारे अपन टिके हुए हैं। जैसे अपन यहाँ पर टिके हुए, अपने घरों का आधार क्या है? धरती है, प्लेन है ना? वैसे ही देखो यहाँ पर थोड़ा बैक आओ, आपको यहाँ पर हिमालय की इमेज देखो। यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर एक कोण यहाँ पर बन रहा है, एक कोण यहाँ पर बन रहा है। तो मैं क्या कहूँगा? ये जो कोण बन रहा है दो, आई होप आपको अच्छे तरीके से दिख रहे होंगे, ये जो दो कोण बन रहे हैं इनके सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी, क्योंकि कोण बन रहा होता है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। और जो समकोण बन रहा होता है इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है ना? और बची कुची भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। बची कुछ भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। तो ये लंब है, ये लंब है। तो यही तो है, इसी को तो कहेंगे हिमालय की लंबाई की। यहाँ से ये कितना ऊपर है, इसी को तो कहते हैं लंबाई, इसी को तो कहते हैं। बस त्रिभुज में जब उसे दर्शाना होता है तो अपन लंब कह देते हैं। लंब का मतलब होता है लंबाई। अब ये नीचे टिका हुआ है तो ये इसका सरफेस एरिया है, इसे क्या कहेंगे? आधार। तो त्रिभुज है इसी तरीके से ये, तो इसका जो सरफेस एरिया है इसे क्या कहेंगे? आधार। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? कोण। कोण कैसे? अब देखो थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। हाँ, मैंने यहाँ पर एक और ट्रायंगल बनाया और ये राइट ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण है, लेकिन यहाँ पर मैं थीटा इसको नहीं लेके चल रहा हूँ, थीटा इसको लेके चल रहा हूँ। अब इसको क्यों लेके चल रहा हूँ वो बाद की कहानी है, अभी समझ में नहीं आएगी। धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तो सबको समझ में आता जाएगा। अब यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है, तो अब यहाँ पर लंब क्या होगा? अब बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, इसको लंब कह देते हैं, ये लंब हो गया। जैसे यहाँ पर था ना पीछे लंब, नहीं, लंब क्या बताया मैंने? थीटा के सामने वाला लंब होता है। तो यहाँ पर थीटा बन रहा है तो लंब क्या होगा? ये होगा लंब। थीटा के सामने वाला क्या हो? तो बीच में कुछ टेक्निकल इश्यू हमेशा की तरह, पुरानी प्रथा है अपनी, वो आते रहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया? थीटा के सामने वाला लंब होता है। तो ये रहा यहाँ पर थीटा, इसके सामने वाला क्या हो गया? लंब हो गया। अब ये देखो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। और ये बच्चे कुछ भैया ये लंब नहीं होंगे, ये क्या हो जाएंगे? आधार, है ना? क्या कहते हैं इनको? आधार। ये इनके नाम है। देखो कोई ना कोई नाम तो हमें देना पड़ेगा, चीज़ों को समझना है तो कोई ना कोई नाम तो देना पड़ेगा, बिना नाम के नहीं चलता। अब एक गांव में सभी व्यक्तियों के नाम एक ही हैं तो कैसे काम चलेगा? नाम तो सबको अलग अलग देना पड़ेगा, समझना इसीलिए, है ना? तो यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण, बची कुछ भुजा ये आधार, और ये लंब, क्योंकि ये थीटा के सामने वाला लंब होता है। तो आई होप समकोण त्रिभुज आपकी समझ में आ गया होगा। समकोण त्रिभुज समझ में आ गया है तो बस आपको कुछ नहीं करना, एक और समकोण त्रिभुज बना लेना है। और यहाँ पर मैं सब कुछ शॉर्ट में लिखने वाला हूँ। ओके, ये कोण कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण तो देखना आ गया होगा। ये एंगल कितना है? थीटा है। थीटा के सामने वाला क्या होगा? लंब होगा, तो उसको एल से दर्शा दिया, लंब। ये क्या होगा? 90 डिग्री के आगे वाला कर्ण होगा, और ये बचा कुचा क्या होगा? आधार होगा। तो एल फोर लंब, ए फोर आधार और के फोर कर्ण। एल फोर लंब, ए फोर आधार और के फोर क्या हो गया? कर्ण हो गया। आई होप कि आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब यहाँ पर आते हैं साइन, कॉस, टेन, जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है। साइन, कॉस, टेन, ठीक है। आगे लगता है थीटा। थीटा यानी एंगल, आप सभी जानते हो, कोई बताने वाली बात नहीं है। ओके, और यहाँ पर लगा दो थोड़ा सा डॉट डॉट, सबको समझेंगे, चिंता वाली बात नहीं है। जो साइन होता है ना, इसका एक बहुत ही प्यारा मित्र होता है। साइन होता है इसका एक बहुत ही प्यारा मित्र होता है जिसका नाम होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। ये जो कॉस होता है इसका भी एक बहुत ही जिगड़ी मित्र होता है जिसका नाम होता है सेक। सेक। और टेन होता है, इसका होता है कॉट। थीटा। क्या होता है? थीटा। याद रखना, कॉस का दोस्त सेक, साइन का दोस्त कॉसेक, टेन का दोस्त कॉट। अब यहाँ पर मस्त वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पर याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो साइन और कॉस हैं ये आपस में भाई भाई हैं, इनका रिश्ता भाई भाई का है ना? लेकिन साइन का दोस्त कॉसेक है, कॉस का दोस्त सेक है, लेकिन ये आपस में भाई भाई हैं। टेन और कॉट, इनका दोस्त तो दोस्ती का ही है, लेकिन ये आपस में भाई भाई भी हैं, यानी ये भाई भाई भी हैं और दोस्त भी हैं।
और ये कॉसेक और सेक ये भी आपस में भाई भाई हैं, लेकिन कॉसेक की दोस्ती साइन के साथ है, सेक की दोस्ती कॉस के साथ है ना। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस मैंने जो लिख दिया है उस अनुसार चलें। अब देखो यहाँ पर एक फार्मूला और लिखना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पर आता है एल लंब बटा कर्ण, यहाँ पर होता है आधार बटा कर्ण, यहाँ पर होता है लंब बटा आधार। ओके, अब समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। आई थिंक मेरे को इसकी कॉपी तैयार करनी पड़ेगी, पेज कंप्लीट हो गए अपने, तो 2 मिनट रुको, इसकी कॉपी तैयार करते हैं अपन। तो आज मुझे लगता है कि अपन समकोण त्रिभुज तक ही सीमित रहेंगे बस, और इसके बाद अपन ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को देख लेंगे। ये अपने लिए आज के लिए काफ़ी होगा। ओके, हाँ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ, ये किसी काम का नहीं है अपने। ओके, मैंने आपको क्या बताया था, साइन, साइन का दोस्त कौन, कॉसेक, और कॉस का दोस्त कौन, सेक, इसको याद कर लेना। और टेन का दोस्त कौन, कॉट। बहुत मस्त चीज़ है, साइन का दोस्त कॉसेक, कॉस का दोस्त सेक, और टेन का दोस्त कॉट। और इसको याद करने का बिल्कुल मस्त तरीका है, क्या, जो साइन होता है, साइन, 2 मिनट रुको, जो टेन होता है इसके स्टार्टिंग में टी आता है और इसके एंड में क्या आता है, टी आता है। टेन के स्टार्टिंग में क्या आता है, टी आता है, और कॉट के एंड में क्या आता है, टी आता है। कॉस के स्टार्टिंग में सी आता है और सेक के एंडिंग में क्या आता है, सी आता है। और ये दोनों बच्चे कुछ भैया, तो अब इनका कोई दोस्त नहीं है, तो ये आपस में दोस्ती निभाएंगे, भले ही आगे पीछे कुछ आता हो या ना आता हो। ठीक है, तो याद कैसे रख सकते हैं, जब भी अपन कॉस लिखते हैं तो कॉस कैसे लिखते हैं, COS, तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सी से, कॉस, है ना। तो कॉस का दोस्त क्या होगा, वो जिसकी एंडिंग सी पर होती हो। बोलोगे सेक की एंडिंग सी पर होती है, तो सेक और कॉस आपस में कैसे हो गए, बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल पक्के वाले दोस्त हो गए। लेकिन भैया कॉसेक की भी तो एंडिंग होती है सी से, लेकिन कॉसेक देखो थोड़ी बड़ी चीज़ है ना। सेक और कॉस दोनों में कितने आते हैं, 3 3 अक्षर, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, कोई रूल नहीं है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, है ना, तरीका बता रहा हूँ कैसे याद रख सकते हो। तो साइन का दोस्त क्या हो गया, कॉसेक हो गया, है ना। साइन का कॉस भाई भाई है, ये दोनों साइन और कॉस कैसे हैं, भाई भाई हैं, ब्रदर है ना। कॉसेक कॉसेक कैसे हैं, भाई भाई हैं, ब्रदर हैं। और टेन और कॉट भाई भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, क्योंकि टेन के शुरुआत में क्या आता है, टी आता है, कॉट के एंड में क्या आता है, टी आता है, कॉस के स्टार्टिंग में सी आता है, सेक की एंड में सी आता है। तो ये आपस में भाई भाई हो गए, याद रखना। मैं यहाँ पर जो भी बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना, याद करने वाली चीज़ जितनी भी बताई है, बाकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, चिंता वाली कोई बात नहीं है ना। जब प्रैक्टिस होता है तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। और वो दोहा है ना, बहुत करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़ते निशान। तो प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है, कोई चिंता वाली बात नहीं, मजे करो। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। अब बात ये है कि इसको याद कैसे करें। याद करने का बिल्कुल तरीका है, मस्त तरीका। हमारे यहाँ पर एक कक्का हुआ करते थे, कक्का मतलब दद्दा को कक्का बोलते हैं। तो जो कक्का हुआ करते थे ना, वो थोड़ी थोड़ी सी बात पे उनका जो सर था वो बिल्कुल लाल पड़ जाता था, गुस्से से लाल पड़ जाते थे, है ना। तो अपन उनसे बोलते थे, उनको चढ़ाते थे लाल बटा कक्का। क्यों, क्योंकि वो थोड़े से में ही उनका गुस्सा बिल्कुल हाई टेम्परेचर पहुंच जाता था। तो उनको चिढ़ाते थे कैसे, लाल बटा कक्का कह के, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का ऐसे कहते थे। तो वो बहुत चिढ़ते थे, लाल LAL कक्का के, इतना तो इंग्लिश आती होगी, वरना तुम्हारा क्या होगा, है ना। तो लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण, ये हो गया आधार बटा कर्ण, और ये हो गया लंब बटा आधार। ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, ऊपर हो गया लाल, नीचे हो गया कक्का, तो ये हो गया लंब बटा कर्ण, ये हो गया आधार बटा कर्ण, ये हो गया लंब बटा आधार, है ना। इतना तो आता है, L फुल लंब, A फुल आधार, इतनी तो इंग्लिश आती है ना, L फुल लंब। तो देखो ये डिनोट करता है साइन को, ये डिनोट करता है कॉस को, और ये डिनोट करता है टेन को, है ना। इसको मैंने कैसे याद किया था, सिंपल सी बात है, एक शब्द याद कर लिया था, सिंग कॉस टेन, सिंग कॉस टेन, सिंग कॉस टेन। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है। साइन का दोस्त कौन, कॉसेक, है ना। टेन का दोस्त कौन होगा, टेन की शुरुआत में टी है, कॉट के एंड में टी है, तो टेन का दोस्त कौन हो गया, कॉट, है ना। और उसका भाई भी है कॉस, कॉस का क्या हो गया, कॉस का हो गया सेक, कॉस का क्या हो गया, सेक, क्योंकि कॉस की स्टार्टिंग में सी है और सेक की एंडिंग में सी है। यहाँ पर क्या है, साइन है, और इसका दोस्त क्या हो गया, कॉसेक। जैसा कि मैंने बताया, साइन का दोस्त कॉसेक, कॉस का दोस्त सेक, और टेन का दोस्त कॉट। अब ये जो दोस्त लोग होते हैं ये हमेशा उल्टे चलते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देखो,
यहाँ पर क्या लिखा है साइन, साइन इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, तो कोसेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक उसका उल्टा होता है तो वो हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ये होता है एल बटा के साइन, तो ये हो जाएगा के बटा एल। सेक, सेक टीटा क्या होता है, सेक टीटा होता है यहाँ पर अपना इसका उल्टा, कॉस का उल्टा, क्योंकि सेक और कॉस आपस में दोस्त हैं, तो ये आधार बटा कर्ण, ये हो गया कर्ण बटा आधार। टेन टीटा इसका उल्टा कॉट टीटा, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं तभी तो आपकी समझ में आएगा, वरना दिमाग से सब कुछ ऊपर निकल जाएगा। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी क्या है, ज़रूरी है। इसको मिटाते हैं क्योंकि पीछे लिखा हुआ है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 3 ट्राइंगल बनाए, 3 ट्राइंगल के लिए आपको क्या है साइन कॉस और टेन की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो अपन मान के चल रहे हैं 2 मीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है वो मान के चल रहे हैं 3 मीटर है, और इसका जो कर्ण है वो मान के चल रहे हैं 5 मीटर है। इसकी जो लंबाई है वो मान के चल रहे हैं 1 मीटर है, इसकी जो चौड़ाई है वो मान के चल रहे हैं कितनी है, 3 मीटर है, और ये जो है अपन मान के चल रहे हैं 5 मीटर है। अब मान के चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है वो, तो ये मान लीजिए 2 है, ये मान लीजिए 3 है, और ये मान लीजिए 8 है ना, 8 मीटर है। अब ये जो पहला वाला त्रिभुज है इसके लिए आप मेरे को साइन की वैल्यू बताओ, साइन टीटा की वैल्यू और कॉस टीटा की वैल्यू बताओ। टीटा यहीं पर बन रहा है, चिंता ना करो, टीटा यहीं पर बन रहा है, जबकि इसमें जो टीटा है वो यहाँ पर बन रहा है, टीटा यहाँ पर बन रहा है। ओके, बताओ साइन और कॉस की वैल्यू बताओ। इसमें तुम मुझे टेन और कॉट की वैल्यू बताओ, टेन टीटा और कॉट टीटा की वैल्यू बताओ, और यहाँ पर मेरे को सेक टीटा की वैल्यू बताओ और कॉसेक टीटा की वैल्यू बताओ। आपको मेरे को बताना है। आई होप कि आपने इसको कर लिया होगा। अब नहीं कर पाए तो उत्तर देखो। सबसे पहली ट्रिक जो कि मैंने आपको बताई थी, हमारे कक्का हैं वो बात बात पर कैसे हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, तो लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। और मैंने ट्रिक क्या बताई थी, सिंक कॉस टेन, सिंक कॉस टेन, यही बताई थी सिंक कॉस टेन, देख लो सिंक कॉस टेन। ओके, अब साइन के भैया कौन, कॉसेक, हमेशा उल्टे चलते हैं, कॉस के सेक बिल्कुल टेढ़ी खीर, और टेन का कॉट, बदमाश आदमी बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है, थोड़ी ब्राइटनेस कम है, कंपेयर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी थोपड़ा बेकार हो जाएगा और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखो अपन यहीं पर खत्म कर लेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को कल देख लेंगे, मेरे को लग रहा है लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। देखो साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, लंब बटा कर्ण, क्या है लंब बटा कर्ण, तो इस क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, ये आधार बटा कर्ण, ए बटा के आधार बटा कर्ण, ए पुर आधार के पुर कर्ण, है ना। यहाँ पर टेन थीटा है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, लंब बटा आधार, क्या है लंब बटा आधार। कॉट टीटा, कॉट टीटा क्या है, टेन के भैया दोस्त हैं और टेन के उल्टे चलेंगे हमेशा, तो ये है लंब बटा आधार, तो ये क्या होंगे, आधार बटा लंब, क्या होंगे, आधार बटा लंब। सेक टीटा, सेक टीटा क्या है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, क्यों, कॉस टीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ए बटा के, तो सेक टीटा क्या हो जाएगा, के बटा ए, क्योंकि ये हमेशा उसके विपरीत चलते हैं। कॉसेक टीटा, कॉसेक टीटा क्या होगा भैया, सेक साइन टीटा का उल्टा होता है ना, साइन टीटा लंब बटा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, ये लिखा है ना कॉसेक थीटा, कर्ण बटा लंब, है ना उल्टा। आई होप इतनी समझ में आ गया, अगर फिर भी नहीं आया है तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, रिवाइंड करके देख लें एक बार वीडियो को, लेक्चर को पूरा सिद्धा से समझाया आपको। ओके, अब रही बात ऐसे इक्वेशन की, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। वैल्यू पूछी थी ना मैंने, उसको निकालते हैं। देखो यहाँ पर थीटा यहाँ पर बन रहा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, लंब को एल से दर्शा दिया, है ना। यहाँ पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री का कोण, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, और बची कुछ भी ये भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, बची कुछ भुजा आधार, और इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। यहाँ पर थीटा बन रहा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, है ना, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, यहाँ पर 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गई, और बची कुछ भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। आई होप कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फास्ट तरीके से चलते हैं, बिल्कुल। लंब बटा कर्ण, लंब क्या है, 2 है, बटा कर्ण, कर्ण क्या है, 5 है, 5 है। कॉस थीटा, कॉस कितना होगा, आधार बटा कर्ण, कितना होगा, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है, ए 3, कर्ण की कितना है, 5 है। मुझसे फास्ट उत्तर दो, टेन थीटा लंब बटा आधार, इस वाले त्रिभुज के लिए लंब क्या है, 1 बटे आधार क्या है, ये 3, ठीक है। कॉस थीटा ये 1/3 है, तो इसको 3/1 कर दो, 3/1 कर दो इसको, क्योंकि 1/3 करो या 3/1, सॉरी 1/3 है, कॉट थीटा उसका क्या होता है, उल्टा होता है, क्यों, क्योंकि वो उसका दोस्त होता है, ये L/A है तो वो A/L होगा। या फिर यहाँ पर भी देख लो, A कितना है, 3 है, L कितना है, 1 है, या फिर इसको 10 का उल्टा भी लिख दो, है ना, तो ये 1/3 है तो ये 3/1 होगा, क्योंकि 10 और कॉट आपस में उल्टे होते हैं। 3/1 को आप 3 भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 का 3 में भाग दोगे तो 3 ही आता है ना। ओके,
बाद बाकी आता है अपना सेक थीटा। क्या आता है? सेक थीटा। कर्ण बटा आधार, कर्ण क्या है यहाँ पर 8 है, बटे आधार, आधार क्या है? ये है 2। बहुत सारे बच्चे इसको आधार समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर थीटा उल्टा है, तो आधार क्या हो गया? 2। अब 8 में 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 4। बटे का मतलब ही होता है भाग देना, तो 8 में 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 4। यहाँ पर के बटा एल, के क्या है? 8 है, बटा एल, एल क्या है? 3 है। तो ये अपने पास यहाँ पर निकल के आया। आई होप आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो ये था, आज अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया। मतलब जो बच्चों को बिल्कुल नहीं आता वो ट्रायंगल समझ गए होंगे, राइट ट्रायंगल समझ गए होंगे, पाइथागोरस थ्योरम समझ गए होंगे। जैसे पाइथागोरस देखे गए थे, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम तो अभी भी आपकी समझ में नहीं आई होगी, इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? ओके, पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? पाइथागोरस थ्योरम अपन से ये कहती है कि एल का स्क्वायर और के का स्क्वायर बराबर होता है, सॉरी थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, एल का स्क्वायर और ए का स्क्वायर बराबर होता है के का स्क्वायर। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। इस बात को याद रख लेना। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इज इक्वल टू होता है कर्ण का वर्ग। ठीक है, अब लंब आधार कर्ण ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके हो। इसे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसे पाइथागोरस देखे गए थे। पाइथागोरस थ्योरम, पी टी, पी टी फॉर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे वही देखे गए थे, उन्होंने ही इसके बारे में बताया था। क्या उससे पहले इस बात को कोई और नहीं पता लगा पाया था? देखो ऐसा नहीं होता। अगर हम भारतीय संस्कृति में ही चले जाएं तो और हमें ऐसे बहुत सारे ऋषि देखने को मिलते हैं, जैसे बौद्धायन हो गए, है ना, इन्होंने ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बताई थी। बट देखो होता है, परिस्थितियाँ भी बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं। जैसे आर्यभट्ट थे तो इन्होंने शून्य की खोज की थी, ऐसा नहीं था कि शून्य के बारे में पहले लोगों को पता नहीं था, लेकिन लोगों के सामने उसे कौन लाया ये मायने रखता है। अब जैसे अपन बहुत आगे चले गए, विज्ञान में भी अपन बहुत आगे चले गए, तो विज्ञान में अपन अगर बहुत आगे चले गए इसका अर्थ ये है कि बहुत सारी चीज़ों की खोज हुई है ना। जैसे किसी ने डीएनए की खोज की, मान के चलो डीएनए की खोज की, कोशिका की खोज की, तो डीएनए की खोज क्या उससे पहले नहीं हुई होगी? संभव है, मैं ये नहीं कह रहा कि हो गई होगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ संभव है पहले हुई होगी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते दुनिया को उसका पता नहीं चल पाया। तो खोज करना किसी व्यक्ति के लिए अलग होता है, बल्कि पूरी सृष्टि के अलग होता है ना। अब अपन पूरी धरती की बात करें तो जब अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर खोज हुई, तो खोज हुई इसका मतलब क्या है? वो जो तथ्य है उसको पूरी दुनिया के सामने ला के रख दिया। तो वो काम किसने कर दिया? पाइथागोरस ने। हो सकता है इससे पहले भी कई लोग त्रिकोणमिति के बारे में इतना सारा ज्ञान देके गए हों, जैसे मैंने अभी आपको नाम बताया, है ना, आर्यभट्ट, बौद्धायन और बहुत सारे ऋषि आपको देखने को मिल जाएंगे अपनी एंशिएंट इंडिया के अंदर ही, है ना। बट परिस्थितियाँ ऐसी चली कि भारत इतना ज़्यादा फैल नहीं पाया। उसके बाद आप सभी जानते हो अंग्रेज़ों का अटैक और मुगल शासन, तो बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी रही जिसके कारण आगे नहीं बढ़ पाए। जो चीज़ भारत देना चाहता था वो दे नहीं पाया, लेकिन बहुत योगदान रहा भारत का, ऐसी बात नहीं है। ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन, तो उनकी भी परिस्थिति कुछ इस तरीके की रही थी कि उन्हें मैथ में इंटरेस्ट था, लेकिन उनको खुलकर अगर मिल जाता तो आज शायद अपनी चारों तरफ की परिस्थिति बिल्कुल अलग होती। जो मैथ में उनका योगदान है, उनके अंतिम समय कितनी गंभीर रूप से बीती थी, उसके ऊपर कभी बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल अपना जो ट्रिगोनोमेट्री का वो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ये पाइथागोरस चर्चा अपने देखे गए थे कि के स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसके ऊपर डायरेक्ट प्रैक्टिस करें, है ना। अपन 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद स्केल को खत्म करेंगे। ठीक है, और मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा कुछ। ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो ये कितना होगा? इसको बताओ, ये कितना होगा? ये इसकी लंबाई 3 मीटर है, इसकी लंबाई रुको 2 मिनट, हाँ इसकी लंबाई 3 मीटर है, इसकी लंबाई 4 मीटर है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई कितनी होगी? अब देख रहे हो, लंबाई निकालना सीख रहे हो तुम, है ना। यहाँ पर थीटा है, थीटा यहाँ पर है, ओके। और एक क्वेश्चन मैं पीछे भी दे रहा हूँ, अब कर सकते हो तो करने की कोशिश करो। ये हिमालय चर्चा है, हिमालय की अपन ऊंचाई नापने की कोशिश करेंगे। अरे ये तो हट गया, रुको ब्रश चेंज करने दो। ये अपने को पता है 2 मीटर है, ये अपने को पता है 4 मीटर है, तो ये कितना होगा? ये यहाँ से यहाँ तक की ये जो लंबाई है वो कितनी होगी? ये अपने पास 3 मीटर है, इसको थोड़ा सा बैक करने दो, करने की कोशिश करो तब तक क्वेश्चन को तुम। ये अपना 3 मीटर है, ये अपना 1 मीटर है,
तो उसकी लंबाई कितनी होगी। और ये अपना 2 मीटर है और ये अपना भी 2 मीटर है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी। इनको करने की कोशिश करो। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। जो मैंने क्वेश्चन दिए थे आपको सॉल्व करना उनको। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम अपन से क्या कहती है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इज इक्वल टू के का वर्ग। पहले सूत्र को लिख लो ऊपर, एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, ये होता है। ओके, चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, थीटा ये है तो लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। क्यों, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण और थीटा के सामने वाला लंब, बचा कुछ आधार। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, लंब का स्क्वायर। लंब क्या है, लंब हो गया ये इसका स्क्वायर। नहीं पता तो एल का स्क्वायर लिख दिया। ए यानी आधार का स्क्वायर। आधार कितना है 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर बराबर के का स्क्वायर। के क्या है, ये 4 दिया है अपने को, तो 4 का स्क्वायर। तो एल का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। 2 का स्क्वायर, किसी भी चीज़ की घात 2 होती है, इसका अर्थ होता है कि उसका उसी संख्या में उतनी बार मल्टीप्लाई है। जैसे 2 की घात 2 है तो इसका क्या मतलब होता है, 2 का गुणा 2 में ही हुआ है, 2 का गुणा 2 में ही हुआ है, तो 4। अब 4 की घात 2 है, इसका मतलब 4 का गुणा जो है 4 में ही हुआ है। जैसे x की घात 2 है मान लो, है ना, तो इसका मतलब क्या है, x का गुणा कर रहा हूँ मैं x के अंदर। 8 की घात 2 है, इसका मतलब क्या है कि मैं 8 का गुणा कर रहा हूँ 8 के अंदर। इसे वर्ग कहते हैं। किसी भी संख्या की जितनी घात होती है उसका उसी में उतनी बार गुणा होता है। तो 2 की घात 2 थी तो उसमें उसका कितना बार गुणा हुआ, 4 बार, 2 बार। तो 2 की घात 2 4, 4 की घात 2 तो कितना हो जाएगा 16, क्योंकि 4 का गुणा 4 में करोगे तो कितना आएगा 16। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस 4 का पक्षांतर करोगे इधर तो इधर पहुंच जाएगा माइनस के अंदर। तो एल स्क्वायर बराबर 16 माइनस के 4 कितना होता है, 16 माइनस के 4 होता है 12। एल बराबर इस स्क्वायर का पक्षांतर किया तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया, है ना, 12। अब ये अंडर रूट 12 यहीं पर उत्तर आ गया अपना, है ना। ये आई होप आपको इतना तो आता होगा, सब कुछ बेसिक सा, है ना। अब यहाँ पर इसकी लंबाई अपने को ज्ञात करनी है, तो फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। एल, अब यहाँ पर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा एल, थीटा के सामने वाला एल, है ना। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा के, और ये बचा कुचा क्या हो जाएगा अपना ए। तो क्या होता है एल का स्क्वायर, एल यानी 3 का स्क्वायर, एल का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। स्क्वायर करने का मतलब 3 का 3 में गुणा कर दो, सीधी सी बात है। तो 3 का वर्ग 9 प्लस ए का स्क्वायर। ए क्या है, ए आधार है, कितना दिया है 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर यानी 4 का 4 में गुणा कर दो, कितना आएगा 16 बराबर। बराबर किसका होता है के का स्क्वायर। के अपने को नहीं पता, के अपने को निकालना है, तो के का स्क्वायर, के अपने को निकालना है, सीधी सी बात है। तो के का स्क्वायर कैसे होगा, 9 और 16 कितना होता है 25, जोड़ दो, बीच में जोड़ लगा है तो जोड़ दो, 25 बराबर कितना है के स्क्वायर, है ना। स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो अंडर रूट में, क्योंकि स्क्वायर का पक्षांतर होता है तो क्या बनता है वो अंडर रूट बनता है। अब अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि 5 में कितनी बार गुणा कर लूँ कि मैं, देखो वर्ग का उल्टा होता है अंडर रूट, क्या होता है वर्ग का उल्टा होता है अंडर रूट, है ना। तो इसके फैक्टर निकाल लो, कैसे 25 है तो 25 को मैं 5 गुणित 5 लिख सकता हूँ, 5 गुणित 5 25, है ना। अब इनमें से एक भी 5 बाहर आएगा, किसी को भी बाहर निकाल लो, इस 5 को बाहर निकाल लिया, बाकी सब हट गया। ये होता है अंडर रूट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे मैं तब समझा देता हूँ। ये है अंडर रूट के 16, अंडर रूट के 16 है, इसका मतलब क्या है 16 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 4 गुणित 4, 4 गुणित 4, तो 4 को बाहर निकाल लो, यानी 16 का अंडर रूट होने का मतलब होता है 4, अंडर रूट 16 बराबर है 4 के। यानी किसी संख्या का मैं उसमें मल्टीप्लाई करूँगा, किसी संख्या का मैं उसी संख्या में मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास जो संख्या आएगी उसका अंडर रूट वो संख्या होगी। जैसे x है मेरे पास कोई संख्या, अगर मैं इसका वर्ग कर रहा हूँ तो मेरे पास जो संख्या निकल के आ रही है बाय निकल के आ रही है, तो अगर मैं बाय का अंडर रूट करूँगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा x निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा x निकल के आएगा। फिर मेरे पास जैसे मान लीजिए 8 गुणित 8 कितना होता है 64 होता है, यानी 8 का 8 में गुणा किया तो 64, तो 64 का अगर मैं अंडर रूट निकालूंगा तो कितना आएगा 8, इसका मतलब 8 का 8 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 64 आएगा। तो अंडर रूट का मतलब ही ये होता है। और देखो आगे इधर कर लेंगे अपन तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये होमवर्क दिया था ना मैंने ये करने को। इसकी देखो ये थीटा कोण बन रहा है यहाँ पर, है ना, पेन चेंज करते हैं थोड़ी सी, थीटा कोण बन रहा है यहाँ पर, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई है ना, 90 डिग्री का एंगल ये बन रहा है यहाँ पर, तो ये सामने वाली भुजा कर्ण हो गई है, और बची कुछ ही भुजा क्या हो गई आधार हो गई। अब कर दो इसको सॉल्व। अब करने में क्या है, लंब का स्क्वायर, तो लंब ज्ञात करना है अपने को कि लंबाई है कितनी, है ना, बराबर, सॉरी थोड़ा सा क्या मिस्टेक हो गई, काफ़ी समय हो गया तो मेरा दिमाग भी थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो रहा है।
तो एल का स्कोर यानी एल का स्कोर प्लस ए का स्कोर, ए यानी आधार का स्कोर, आधार कितना है 2, तो 2 का स्कोर कितना होगा 2 दूनी 4 बराबर के का स्कोर, के क्या है कर्ण, कर्ण कितना है 4, तो 4 का स्कोर कितना होगा 4 गुणे 4 16, बस एल स्कोर। अब 4 को इधर पहुंचाओगे तो माइनस की हो जाएगी, प्लस की संख्या बराबर के साइड जाती है तो माइनस की हो जाती है। ओके, तो 16 में से 4 गए तो कितने बचे 12। अब 2 को इधर पहुंचा दो तो कितने में कन्वर्ट हो गया ये अंडर रूट में। अब 12 कितने का अंडर रूट होता है, बोलोगे यार पता नहीं, अब हमें क्या पता 12 कितने का अंडर रूट होता है, तो जब पता नहीं होता तो अंडर रूट 12 लिख दिया, काम खत्म। अब जैसे कि ये है ये, ओके, तो यहाँ पर क्या है ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया और ये इसकी लंबाई हो गई। अगर मैं यहाँ पर थीटा कोण मान के चलूँ तो थीटा के सामने वाली लंबाई और ये कर्ण और ये आधार है ना, तो क्या हो जाएगा ये लंब का स्कोर यानी एल का स्कोर बराबर के आधार का स्कोर, आधार कितना है 1 यानी ए का स्कोर, 1 का स्कोर बराबर क्या होगा कर्ण, कर्ण कितना है 3 यानी 3 का स्कोर, तो एल का स्कोर प्लस 1 का स्कोर 1 होता है, 3 का स्कोर कितना होगा 3 तरह के 9, ओके, एल स्कोर 1 को इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस की हो जाएगा, प्लस की संख्या बराबर के साइड माइनस की, तो एल स्कोर 9 में से 1 गए तो कितना बचा 8, स्कोर को इधर ले जाओ तो कितना हो गया अंडर रूट के 8। अब अंडर रूट के 8 कितने का होता है पता नहीं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, अंडर रूट के 4 गुणित के 8 2, 4 दूनी कितना होता है 8 है ना। अब यहाँ पर 4 को देखो, 4 कितने का होता है 4 तो 2 का होता है, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 तो बाहर निकल आया 2 के फॉर्म में, लेकिन ये अंडर रूट 2 रह गया। ये 2 किसका होता है, किस में किस संख्या का गुणा करोगे 2 आएगा, पता नहीं, हमें नहीं पता ना, सीधी सी बात है हमको नहीं पता, लेकिन हमको इतना पता है कि 4 का 2 का 2 में गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा, तो इनमें से 2 बाहर आ गया है ना। अगर आपको अंडर रूट निकालना नहीं आता तो मेरे से बोल दें, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बना दूंगा, क्योंकि बेसिक का मतलब होता है यहाँ पर सारी चीज़ें बेसिक लेके चल रहे हैं है ना। यहाँ पर 2 मीटर वाला इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर लेना, और मैं यहाँ पर एक और आपको होमवर्क के रूप में दे देता हूँ, होमवर्क के तौर पर। थीटा यहाँ पर है, थीटा यहाँ पर है, इसमें थीटा यहाँ पर है, यहाँ पर थीटा यहाँ पर है, ठीक है। ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, और ये हो गया ज्ञात करना है आपको। ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये आपको ज्ञात करना है। ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है ना, ये आपको ज्ञात करना है। ये 4 मीटर है और ये अपना 16 मीटर है, और ये आपको क्या करना है ज्ञात करना है।